हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू पॉलीटेक्निक क्लब। पॉलीटेक्निक ईजी है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार पॉलीटेक्निक लेटरल एंट्री के रिगार्डिंग फिजिकल केमिस्ट्री को वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने केमिस्ट्री के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सबसे पहले किया, देन हम लोगों ने किस पे आए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आए हम लोगों ने, एंड नाउ अब हमारी फिजिकल केमिस्ट्री को वन शॉट में कंप्लीट करने के बाद इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने चैप्टर वाइज ऑलमोस्ट सभी इंपॉर्टेंट चैप्टर को कंप्लीट कर चुका है। इस वीडियो के बाद आपका 100% केमिस्ट्री का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा फ्रेंड्स। एंड रही बात फिजिक्स की, तो फिजिक्स में भी हम लोग 80 to 90% अपने सिलेबस को कंप्लीट कर चुके हैं। तो आपको पैनिक नहीं होना है, आज आपका फिजिकल केमिस्ट्री का डर भी खत्म होगा। यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन अच्छे खासे बनते हैं। आप चैप्टर देख लीजिए, जितने भी हम लोग वीडियो किए टू द आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग किए, तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में बहुत बहुत हेल्पफुल होने वाला है। यदि आप इस वीडियो को देख नहीं पा रहे तो एटलीस्ट पूरे इस सेशन को क्या कीजिए, अच्छे से हेडफोन लगा लीजिए या फिर आराम से सोते सोते भी सुन लीजिए। मतलब कि आप कॉन्शियस रह के अच्छे तरीके से सुन लीजिए ताकि आपको एग्जाम में बैठ जाए। इसमें से डेफिनेटली करें काफ़ी ज़्यादा प्रश्न आपको एग्जाम में कल देखने को मिलेंगे। फर्स्ट हमारा मोल कंसेप्ट है, यहाँ से ओनली न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। अभी हम लोग न्यूमेरिकल से ही स्टार्ट करेंगे, देन हम लोग थ्योरी पे स्विच करेंगे। पहले न्यूमेरिकल करें ना, आपका क्या कहना है, न्यूमेरिकल करना ही ना। तो स्टार्टिंग हम लोग न्यूमेरिकल से करते हैं, देन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये भी थोड़ा, ये दोनों चैप्टर है थोड़ा बोरिंग चैप्टर है, तो थोड़ा स्टार्टिंग हम लोग बोरिंग से कर रहे हैं, बट अंत में मज़ा जरूर आएगा। इसमें थोड़ा आप लोग को लगेगा कि क्या पढ़ रहे कैसे कर रहे हैं, बट ये दोनों थोड़ा बोरिंग है बट स्कोरिंग सब्जेक्ट है। उसके बाद हमारा फुल्ली थ्योरी है, रेडियो एक्टिविटी में हमारा एक न्यूमेरिकल आता है, एंड बाकी बात हमारा पूरा इजी सेशन चलेगा एंड आपको काफ़ी अच्छा लगेगा आज का ये वन सेशन। इसमें ना आपका क्या है, पूरा कंप्लीट रिवीजन हो जाएगा। वीडियो थोड़ी लेट आ रही है तो कोई बात नहीं है, सॉरी इसके लिए, बट हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। कल फीवर आ गया था इसके लिए मैं नहीं कर पाया। पहला हमारा मोल कंसेप्ट एंड न्यूमेरिकल है। पहला प्रश्न ये आपके लिए न्यूमेरिकल आ गया है। मोल कंसेप्ट से आपका न्यूमेरिकल रहेगा, इतना बात को आप काफ़ी अच्छे तरीके से फिक्स कर लीजिए। क्वेश्चन आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों में, स्टार्टिंग का 5 से 6 क्वेश्चन का हिंदी टाइप नहीं हो पाया, बट आगे का क्वेश्चन आपको हिंदी में मिल जाएगा, उसके लिए पैनिक नहीं होना है। विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ एटम, एटम का सबसे हाइएस्ट नंबर क्या होगा। तो पहला ऑप्शन का रहा 1 मोल ऑफ O2, 1 मोल ऑफ H2, 1 मोल ऑफ H3 बोले तो हीलियम, 1 मोल ऑफ O3। तो आपको अच्छे से पता होगा 1 मोल में हमारे कितने अणु रहते हैं। तो कितने अणु रहते हैं, तो 6.022 इंटू 10⁻23। एंड इसे ही हम लोग एवोगाड्रो नंबर से जानते हैं, तो इसे याद कर लीजिए। यदि एकदम बेसिक क्वेश्चन पूछा तो ये चीज़ पूछेगा कि एवोगाड्रो नंबर में कितने मोल होते हैं, मतलब कितने अणु रहते हैं। नहीं तो पूछेगा कि हाईएस्ट नंबर। तो ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पे हमारे O2 में यानी इसका कितना अणु है, 2 अणु हो रहा है, इसका भी 2 हो रहा है, इसका भी 1 हो रहा है, एंड इसका 3 हो रहा है। तो सब में आप एवोगाड्रो नंबर से गुना कीजिए। हम लोग जब एवोगाड्रो नंबर से गुना करेंगे देन सबसे ज़्यादा वैल्यू हमारा O3 क्या आएगा, यानी करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आई होप आप समझे होंगे। ज़्यादा हार्ड भी नहीं रहता है बट ऐसा भी नहीं रहता है कि आपसे बन नहीं पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 1 मोल ऑफ CO2 कंटेन हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑक्सीजन, मतलब 1 मोल CO2 में कितना हमारा ऑक्सीजन रहेगा। पहला ऑप्शन है 6.022 इंटू 10⁻23। सेकेंड ऑप्शन नंबर बी आपका कह रहा है 1.20 इंटू 10⁻24। थर्ड ऑप्शन कह रहा है 3.011 इंटू 10⁻23। एंड ऑप्शन नंबर डी आपका दिया गया है 12.044 इंटू 10⁻23। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। अब चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर कैसे आएगा। तो 1 मोल ऑफ CO2, जब हम CO2 लिख रहे हैं इसमें ऑक्सीजन कितना है, तो आप बोलिएगा 2 ऑक्सीजन है। ठीक है, 2 ऑक्सीजन है, तो 2 ऑक्सीजन 1 मोल CO2 में कितना एवोगाड्रो नंबर मॉलिक्यूल्स होगा हमारा, तो एवोगाड्रो नंबर आप बोलिएगा 6.022 इंटू 10⁻23। तो ऑक्सीजन हमारा कितना अणु है, 2 अणु है, तो 2 से गुना कर दीजिए एवोगाड्रो नंबर में ना, एंड ये आपका वैल्यू आएगा। जो वैल्यू आएगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑक्सीजन 2 है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, सिंपल है फ्रेंड्स, आप इजी इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे यदि हम लोग चले तो देखिए कह रहा है विच लॉ इज ऑलवेज द रिएक्शन, मतलब यहाँ पे आपको रिएक्शन दिया गया, कौन सा लॉ फॉलो कर रहा है, मतलब लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन, मतलब वो डिफिनिट अनुपात में है, निश्चित अनुपात में। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, या फिर वो मास का संरक्षण हो रहा है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, देखिए कैसे, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, तो बोलिएगा 4 है। इधर कितने हैं हमारा, तो 2 है। इधर भी देखिए कितना हो रहा है, इधर भी हमारा हाइड्रोजन 4 है, इधर हमारा ऑक्सीजन कितना है, 2 है। तो दोनों साइड इक्वल है, यानी मास दोनों साइड हमारा बराबर है। तो करेक्ट आंसर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब मास का संरक्षण यहाँ पे हो रहा है। हिंदी में पढ़ लीजिए, इस सब क्रिया में कुल द्रव्यमान जो बन रहा है यह द्रव्यमान का संरक्षण नियम है, दोनों साइड इक्वल हो रहा है, यानी आपका द्रव्यमान संरक्षण है।
किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो इंस्टेंट कमेंट करना, या फिर आप व्हाट्सअप ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं या पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इक्विवेलेंट वेट ऑफ H2SO4 इन रिएक्टिंग फॉर्मिंग H2SO4 2-। इसमें आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट वेट निकालना है। तो इक्विवेलेंट वेट निकालने का जो हमारा फॉर्मूला होता है मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट आपको अच्छे से निकालने आता होगा, बहुत ईजी चीज़ है। तो मॉलिक्यूलर वेट इसका कितना होगा, मॉलिक्यूलर वेट हमारा 98 होगा, एंड डिवाइडेड बाई हम लोग बेसिसिटी ऑफ H2SO4, मतलब वो कितना आयन लूज कर रहा है। यदि 2H लूज कर रहा है तो उसका बेसिसिटी 2 होगा, यदि 1 लूज कर रहा है तो यदि 1 प्लस आ रहा है ना H प्लस तो वो 1 होगा, तो वो हमारा बेसिसिटी होता है। तो H2SO4 में ये कितना आयन छोड़ रहा है, तो देखिए 1 छोड़ रहा है, यानी हमारा बेसिसिटी 1 होगा। तो डिवाइडेड बाई 1 करेंगे, यानी हमारा 98 आएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ये जो थोड़ा लिखा हुआ है ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है। यह 49 किस केस में होगा ना, जब यदि बेसिसिटी H2 प्लस आयन होगा, यदि यहाँ पे H2 प्लस आयन इससे निकल रहा होता ना, देन डिवाइडेड बाई 2 करते हम लोग, बट यहाँ पे 1 निकल रहा है इसलिए मॉलिक्यूलर वेट इसका 98 आया। हाइड्रोजन का 1 होता है, उस हिसाब से कैलकुलेट करके इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाले, ये तो ईजिली आपको आता होगा। देन बेसिसिटी से हमें डिवाइड करना है। यदि यहाँ पे 2 रहता तो हम लोग 2 से डिवाइड करते, 1 है तो 1 से, क्यों, इसलिए हमारा 98 आ गया। यहाँ पे थोड़ा गलत टाइप है। कह रहा वॉल्यूम ऑफ 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट STP, 2 मोल पे पूछा गया, तो 1 मोल पे कितना होता है, तो 1 मोल पे आप लोग बोलिएगा कि 22.4 लीटर होता है, तो 2 मोल पे पूछा तो 48.4 लीटर होगा, यानी 2 गुने 1 लीटर में कितना रहता है, तो 22.4 रहता है, तो 2 लीटर में 48.8 लीटर हो जाएगा। 1 मोल में गैस पे कितना, 1 मोल पे STP पे कितना लीटर रहता है, तो हमारा 22.4 लीटर रहता है, तो 2 मोल पे 2 से गुना कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा 1 मोल ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट कंटेन हाउ मेनी मोल्स ऑफ कैल्शियम। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, कैल्शियम फॉस्फेट का सूत्र लिखने आना चाहिए। पिछली जब हम लोग वीडियो किए थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने आपको जो जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है उसका नोट्स दिया था एंड बताया था, इसे याद कर लीजिए। तो कैल्शियम फॉस्फेट यदि हम लिखें इसका केमिकल फार्मूला, तो ये हमारा होता है Ca3PO4 होल ट्वाइस, हमारा ये हो जाता है। तो अब ध्यान दीजिए इसमें कैल्शियम का है, तो कैल्शियम को पकड़िए और देखिए कि इसके पास कितना मोल है। तो अब बोलिएगा कि इसके पास तो 3 है, तो 3 को टिक करके आपको आ जाना है। आपके एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहता है, ज़्यादा नेगेटिव नहीं मारना है स्कोर करने के चक्कर में। यदि आप 40 to 50 MCQ कर ले रहे हैं, 30 MCQ भी कर ले रहे हैं ना आप, या फिर 25, तो ज़्यादा रिस्क लेने का 1% भी जरूरी नहीं है, आपका इजिली सिलेक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे 0.5 मोल ऑफ गैस कंटेंट हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, मतलब 0.5 मोल ऑफ गैस में कितना मॉलिक्यूल्स आएगा। तो देखिए 1 मोल में हमारा कितना आता है जी, 6 एवोगाड्रो नंबर बोले तो क्या 6.022 × 10⁻23। तो हमको किस में बोल रहा है, 0.5 मोल में बोल रहा है, तो 0.5 से मल्टीप्लाई करना जो आएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, हमारा क्या कर रहा है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गैस, मतलब गैस का मॉलिक्यूलर वेट है 44 ग्राम पर मोल। व्हाट इज द वेट ऑफ 2.4 लीटर एट STP। तो हम लोग को 1 लीटर पे फ्रेंड्स पता है, फिर हमें क्या करना है 48 ग्राम पे निकालना है, तो अभी निकालेंगे। तो पहला ऑप्शन कर रहा है 4.4 ग्राम, सेकेंड ऑप्शन हमारा कर रहा है 2.24, एंड ऑप्शन नंबर सी 1.1, एंड डी हमारा कर रहा है 22.4। तो देखिए हमसे कितना में पूछा है, 44 ग्राम पे पूछा है, ठीक है, कोई बात नहीं, से लिख के रख लेते। हमारा बोले तो 1 लीटर में, यानी देखिए 1 लीटर में हमारा, एक सेकेंड फ्रेंड्स, हमारा 22 लीटर में कितना ग्राम होता है, 22.4 लीटर में 44 ग्राम है, ठीक है। एंड वो हमसे कितना में पूछा है, वो हमसे पूछा है 2.2 लीटर में कितना होगा। तो 1 लीटर में यदि हम लोग निकालें तो 1 लीटर में ये हमारा कितना आ जाएगा, तो 1 लीटर में आ जाएगा 44 डिवाइडेड बाई 224 हो जाएगा। एंड हमसे कितना में पूछा, हमसे पूछा 2.24 लीटर में कितना होगा, तो देन 44 डिवाइडेड बाई 2.4 मल्टीप्लाई बाई ये हमारा कितना हो जाएगा 2.24। देन हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा हमारा, ये पॉइंट कैंसिल होगा, ये पॉइंट कैंसिल होगा, तो इसका नीचे 100 आएगा एंड ऊपर 10 जाएगा, यानी इसको टोटल हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये 4.4 ग्राम यहाँ पे आ जाएगा फ्रेंड्स हमारा करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा। देखिए 44 ग्राम है, यानी 44 ग्राम में हमारा कितना हुआ, तो 44 ग्राम में हमारा 22.4 लीटर होता है। हमसे कितना में पूछा, हमसे 2.24 लीटर में पूछा है, तो इजीली हम निकाल लिए, यानी 22.4 कितना में, 44 में, ठीक ना। तो हमसे 2.24 का पूछा तो निकाल लिए हम लोग, एक ही नियम जो पढ़े थे नौमा में वही वाला है ना।
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या करा, अ कंपाउंड कंटेन 40% कार्बन एंड 6.7% हाइड्रोजन एंड 53.3% ऑक्सीजन, इट्स इम्पेरिकल फार्मूला, मतलब उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा, मेन फार्मूला जो होगा वो बताइए कैसे निकालेंगे। यह क्वेश्चन एक बार PYQ में आया था, थोड़ा सा टफ है, ज़्यादा टफ नहीं है फ्रेंड्स, तो ध्यान दीजिए इसे हम लोग कैसे सॉल्व करें। कार्बन कितना परसेंट है, कार्बन 12% है, तो सबसे पहले हम लोग C लिखेंगे। कार्बन कार्बन कितना बोला, 40%, तो इससे सीधा आप 40 लिखेंगे। कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट, तो कार्बन का कितना होता है, 12 होता है, यानी ये अप्रॉक्स हमारा कितना आएगा, अगर हम लोग अप्रॉक्स बात करें तो ये हमारा 3.33 आ जाएगा। कार्बन हो गया। सेकेंड हम लोग हाइड्रोजन पे चलते हैं। हाइड्रोजन हमारा कितना है, तो हाइड्रोजन हमारा कितना है 6.7%, तो ये हमारा कितना हो गया 6.7 डिवाइडेड बाई हाइड्रोजन का कितना होता है मॉलिक्यूलर वेट, तो बोलिएगा इसका तो 1 होता है, तो ठीक है 1 रखते हैं, तो ये हमारा 6.7 हो गया। एंड अब हम नेक्स्ट ऑक्सीजन एंड लास्ट, ऑक्सीजन हमारा कितना दिया, तो ऑक्सीजन हमारा दिया है 53.3 डिवाइडेड बाई ऑक्सीजन का कितना होता है, तो ऑक्सीजन का बोलिएगा 16 होता है मॉलिक्यूलर वेट, तो इसको हम लोग डिवाइड देंगे तो ये इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, तो ये इक्वल टू हमारा आएगा 333। अब ध्यान एक चीज़ हमें देना है ना कि ये भी 33 ये भी 33, इसको यदि हम 3.33 से डिवाइड देंगे तो ये अप्रॉक्स हमारा 2 के अकॉर्डिंग आ जाएगा ना, तो यानी समझिए हम लोग 333 कॉमन निकालिए, तो ये क्या हो गया हमारा, तो इसमें 33 से डिवाइड दे देंगे तो 1 हो जाएगा, यानी C हो गया। इसमें डिवाइड दे देंगे H, तो H हमारा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, एंड इसमें डिवाइड दे देंगे तो 1 होगा, यानी C2H2O हो जाएगा, यानी करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने क्या करना है, इंपेरिकल फार्मूला निकालना। मे भी एग्जाम में इंपेरिकल फार्मूला आएगा। 3 चीज़ पूछे जाने के ज़्यादा चांसेस है इस चैप्टर से। फर्स्ट आपका एक न्यूमेरिकल आ जाएगा, मोल कॉन्सेप्ट पे कुछ भी आ जाएगा, लीटर गैस लीटर वाला STP से ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। सेकेंड क्वेश्चन आपका आ सकता है ये इंपेरिकल फार्मूला निकालने वाला। एंड थर्ड क्वेश्चन जो हम लोग क्या किए थे, स्टार्टिंग में एक और क्वेश्चन किए थे इससे रिलेटेड, एक हमारा इंपेरिकल फार्मूला रिलेटेड हो गया, एक आपका न्यूमेरिकल हो जाएगा, एक और क्वेश्चन होगा जो आगे मैं आपको डिस्कस कर दूंगा यदि याद आ गया तो। एक और क्वेश्चन, 3 टाइप के क्वेश्चन इससे रहते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आपके एग्जाम में। 4 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट विद द एक्सेस ऑक्सीजन, हाउ मच वाटर फॉर्म। 4 ग्राम है ना, ठीक है, तो 4 ग्राम लेते हैं, 2H2, ये हो गया 4 ग्राम एक्सेस ऑक्सीजन के साथ। अब क्रिया करा दिए, अब क्रिया कराने के बाद क्या बनेगा, तो आप बोलिएगा 2H2 है, तो भैया जल बन जाएगा 2H2O। तो अब आप बताइए हाउ मच वाटर फॉर्म, इसमें वाटर कितना बना, तो आप बोलिएगा 2 मोल H2O बना है, 2 मोल H2O, तो 2 गुने जल का आणविक भार कितना, तो जल का 18, हाइड्रोजन का 2 होता, ऑक्सीजन का 16, तो 16 2 + 18 हो गया, तो 2 गुने 18 यानी कितना ग्राम बना, तो 36 ग्राम बना, यानी करेक्ट आंसर हमारा 36 ग्राम हो गया। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। ये सभी क्वेश्चन आपके PYQ बेस्ड है, इसी तरीके के आपके एग्जाम में आते हैं। एंड फ्रेंड्स एक और चीज़ करना है, कल आप जब एग्जाम दे के आएंगे प्लीज़ कमेंट कीजिएगा या फिर मेरे पर्सनल नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आया है, किस टॉपिक पे वेटेज कितना है, ताकि हमें नेक्स्ट ईयर या फिर आने वाले जो न्यू स्टूडेंट होंगे उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। अपना नाम एंड आप ये दे दीजिएगा कि आपको जितना क्वेश्चन या फिर टॉपिक याद है, सब्जेक्ट तो आपको पता है 3 सब्जेक्ट है, जो टॉपिक से ज़्यादा प्रश्न है प्लीज़ आप लोग मैसेज पर्सनली हमें कर दीजिएगा ज़रूर से ज़रूर। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कह रहा है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 18 ग्राम ऑफ वाटर, 18 ग्राम में जल का अणु होगा, अब मॉलिक्यूल्स होगा, आपको यह बताना है। तो देखिए यहाँ पे जल का अणु निकालना है, तो सबसे पहले मोल निकालते हैं, ठीक है। मोल हम अगर पता कर लेंगे तो उसमें एवोगाड्रो नंबर से गुना कर देंगे तो हमारा मॉलिक्यूल्स आ जाएगा। तो यहाँ पे यदि हम लोग इसका मोल्स निकालेंगे ना, तो मोल हमारा बराबर क्या होगा, तो इसका मास, जल का मास कितना होता है भैया, मास की बात करें तो मास हमारा कितना होता है, मास बोलेगा तो इसका कितना मास दिया, 18 दिया है, ठीक है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास MM, तो मॉलिक्यूलर मास कितना होता है H2O, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 16, तो 18, 18 डिवाइडेड बाई 18 यानी मोल्स बराबर कितना आ गया, मोल्स हमारा 1 आ गया, ठीक ना। तो 1 मोल में हमारा कितना, मोल्स हमारा 1 आ गया, तो अब इसमें हम लोग एवोगाड्रो नंबर से गुना कर देंगे, एवोगाड्रो नंबर से गुना कर दिए, वही मॉलिक्यूल्स आ गया। एवोगाड्रो नंबर 6.02 × 10⁻23, तो 1 से गुना कर दिए तो सेम चीज़ आ गया ना। सबसे पहले मोल्स निकालना, मोल्स निकालने के लिए फार्मूला क्या है, मोल्स निकालने का सिंपल फार्मूला, जितना ग्राम दिया गया यानी मास, जो मास दिया गया डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास आप निकाल सकते हैं, ये चीज़ आपको क्वेश्चन में देगा, मोल्स निकल गया एंड पूछेगा कितना ग्राम में,
सॉरी बोलेगा कि मॉलिक्यूल्स निकालना है, तो क्या करेंगे, एवोगाड्रो जो नंबर है उससे हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आ गया वो हमारा उसका अणु निकल गया। आई होप आप समझे होंगे। डाउट आ रहा है तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या रहा है, इन रिएक्शन 2 ग्राम हाइड्रोजन है, ठीक है, रिएक्ट विद द 16 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा प्लस O2 गिब्स, और वो हमारा O2 दे गिब्स 18 ग्राम O2 हमारा कितना मिल रहा है, 18 ग्राम मिल रहा है ऑफ H2O विच लॉ इज वेरीफाई। इसमें भी देखिए आपका क्या कह रहा है, 2 ग्राम हाइड्रोजन लिए 16 ग्राम ऑक्सीजन लिए, हमको 18 ग्राम H2O मिल रहा है। तो इसमें क्या है भैया, तो ये जल वाला अभिक्रिया ना, देखिए दोनों में मास जो हमारा इधर 18 मास था, इधर भी हमारा 18 ही मास है, नहीं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ आपको मास का फॉलो कर रहा है। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, यूनिट 1 को जो हमारा थोड़ा बोर्डिंग टाइप का था, न्यूमेरिकल क्या, जितने भी न्यूमेरिकल बनने के चांस है आपसे सबसे ज़्यादा इससे, देन आपका रेडियो एक्टिविटी से बनेगा, जो कि ऑलरेडी कराए हैं, आज फिर से कराएंगे, तो आपका रिवीजन जरूर होगा। सेशन मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कुछ भी डाउट आ रहा है कमेंट डेफिनेटली करते चलिए, अभी ये सॉल्व होते जाएगा हमारा। आते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन में क्या पढ़ना है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है, ऑक्सीडेशन नंबर है, रेडॉक्स रिएक्शन है, इक्विवेलेंट वेट निकालने रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा कि इसका इक्विवेलेंट वेट कितना है। बट इससे ज़्यादा ना ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, एक न्यूमेरिकल हम भूल गए, सॉरी। ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए स्पेशली आपको एक वीडियो बनाए थे, उसमें काफ़ी डिटेलिंग में बताए थे कि ऑक्सीकरण कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसका ट्रिक क्या। अब आपको जल्दी जल्दी से वो ट्रिक का यूटिलाइज करना है, कमेंट बॉक्स में बताना ऑक्सीकरण संख्या कितना होगा। कि MnO4 में Mn का ऑक्सीकरण संख्या +2 होगा हमारा, या फिर +4 होगा, या फिर +6, या फिर +7। तो देखिए हमें किस में निकालना है, KMnO4 में। देख लेते हैं कितना है हमारा KMnO4 में, तो ठीक है चलिए हम लोग KMnO4 यहाँ लिखते हैं। KMnO4 हमें Mn का निकालना है, तो हमें Mn को x मानना पड़ेगा। पोटेशियम का कितना होता है, 1 होता है। क्यों 1 होता है आपको डिटेल बताए थे। फर्स्ट तो ये फर्स्ट ग्रुप का मेटल है, तो हीलियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, तो हमारा 1 में आ जाएगा। तो पोटेशियम हमारा K है, तो K बोले तो ये हमारा 1 आ जाएगा, 1 हो गया। प्लस Mn को x मानना है, क्योंकि हमें इसे फाइंड आउट करना है दोस्त। एंड प्लस ऑक्सीजन का कितना होता है, -2 होता है, तो -2 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू हम कितना करेंगे, तो इसके इज इक्वल टू हम लोग 0 करेंगे। क्यों, क्योंकि इस पर कोई आयन नहीं है, चार्ज नहीं है, नहीं तो चार्ज रहता तो इज इक्वल टू चार्ज करेंगे। देन 1 + x - 8 इज इक्वल टू 0, यानी x बराबर 7 आ गया। इस प्रोसेस को आपको फास्ट करना है फ्रेंड्स। अभी फर्स्ट क्वेश्चन था इसलिए मैं आपको इतना सॉल्व करके बताया, आगे से आपने सॉल्व करना है। विच सब्सटेंस एक्ट एज अ बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। देखिए आपका क्वेश्चन हिंदी में आ गया, और कुछ थोड़ा टाइपिंग में प्रॉब्लम हो रहा था, इसलिए मैं उस समय टाइप नहीं कर पाया फ्रेंड्स। कह रहा क्वेश्चन नंबर, कौन सा पदार्थ ऑक्सीकारक तथा अपचायक दोनों तरह की क्रिया करता है। तो H2O जो है ना हमारा, ये ऑक्सीकारक भी करता है एंड हमारा अपचायक भी करता है। कैसे करता है, तो ऑक्सीजन H2O ऑक्सीजन दे और ले सकता है, इसका जो टेंडेंसिटी ऑक्सीजन दे भी सकता है या ले भी सकता है, इसलिए ये दोनों प्रकार की क्रिया को करने में समर्थ है। तो हमारा बात करें रिड्यूसिंग एजेंट अच्छा है, तो H2O2 जो हमारा दोनों करता है। क्वेश्चन नंबर 15, ऑक्सीकरण संख्या फिर से आपको निकालनी है। Cr2O7 ये आयन आ गया, जल्दी से बताइए। ये जितने MCQ आपके PYQ का बताया हुआ, जो आप लोग हमें बताए थे, आप नहीं आपके जो सीनियर्स बता के गए, कल आप लोगों ने भी ऐसे ही हमें बता के जाना है कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया, किस टॉपिक से ज़्यादा वेटेज था आपके एग्जाम में। तो Cr2O7 में हमें किसका निकालना है, क्रोमियम का निकालना है। तो क्रोमियम को भैया आप x मानो ना, तो बोलिए क्रोमियम कितना है, तो क्रोमियम 2 है, तो x × 2 हो जाएगा। प्लस ऑक्सीजन का कितना है, -2 × 7 करते हैं ना, अच्छे से पता है। 7 से क्यों मल्टीप्लाई किए, क्योंकि 7 हम लोगों का यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, 9 इसलिए 7 इज इक्वल टू -2 करेंगे। चार्ज इस पे देखिए मुंडी पे -2 बैठल है ना, तो इज इक्वल टू -2, कुछ नहीं रहेगा तो 0 करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 2x माइनस कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, इज इक्वल टू -2। 14 इधर जाएगा हम लोगों का, कितना हो जाएगा, 14 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो उधर हमारा कितना बचेगा, 12 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या करे, दिस सब्सटेंस ऑक्सीडाइडेड इन द रिएक्शन 2Na + Cl2 इज इक्वल टू हमारा बना 2NaCl, नमक बन गया है। देखिए अब आगे क्या कह रहा है, अभिक्रिया में कौन सा पदार्थ ऑक्सीकरण कर रहा है। ऑक्सीकरण कहाँ हो रहा, तो ध्यान देंगे जो Na है हमारा वो क्या कर रहा, ऑक्सीजन यहाँ पे जो Na है हमारा, ये इलेक्ट्रॉन लूज हुआ, इसका इलेक्ट्रॉन में कमी हुआ, ये अपना Na
अपना इलेक्ट्रॉन किसको दिया, तो ये क्लोरीन को दिया। क्लोरीन माइनस होता है Na प्लस, ध्यान देखे होंगे बहुत जगह बुक में डायरेक्ट लिखता है Na प्लस Cl माइनस। ये क्या किया, अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, इलेक्ट्रॉन दिया मतलब ऑक्सीडेशन की क्रिया घटा, यानी ऑक्सीडेशन किस पे हुआ, तो Na पे हुआ। आई होप आप लोग समझे होंगे कि ऑक्सीडेशन क्या है। तो अब आप बताइए ऑक्सीडेशन क्या है, तो रिडक्शन में हमारा क्या हो जाएगा, आपने यह बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 पे चलते, कह रहा है विच इज द करेक्ट बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन बाय आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, मतलब कौन से आयन इलेक्ट्रॉनिक विधि द्वारा सही संतुलन रेडॉक्स अभिक्रिया। एक तो हमारा होता है ना वेट रिलेटेड, हम लोग बैलेंस करते हैं, हमें बताना है आयन जो उसके ऊपर का आयन है ना, जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है उस बेसिस पे हमारा जो रिएक्शन दोनों तरफ से इक्विवेलेंट कहाँ है, तो फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा वही है। कैसे है देखिए, जो Fe2+ है इधर गया, ये Fe3+ हो गया, मतलब क्या हुआ, इसको इलेक्ट्रॉन खोया, ये पहले 2 गो इलेक्ट्रॉन किसी को दे के रखा था, अब 3 गो इलेक्ट्रॉन दे दिया ना भैया, यानी ऑक्सीडेशन इसका हो गया। एंड इसका देखिए अब MnO4 का क्या केस कह रहा है ना, ये MnO4 माइनस था ना, Mn देखिए यहाँ पे Mn का +2 था, फिर इधर जाके कितना हो गया, यहाँ पे अगर Mn का ऑक्सीडेशन हम लोग देखेंगे, यहाँ निकालेंगे ना MnO4 में, तो हमारा अप्रॉक्स 7 आएगा, इधर जाके +2 होगी, यानी 5 इलेक्ट्रॉन इसका गया, तो ये हमारा क्या हो गया, ये इलेक्ट्रॉन को खोया है, ठीक है ना। तो इसका हमारा रिडक्शन हो गया, Mn का MnO2+, ध्यान से देखेंगे इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है, सॉरी ये इलेक्ट्रॉन लिया, तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हुआ, तो ये हमारा बैलेंस हो गया। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाए। देखिए 2 से 3 गया, इस पर कुछ नहीं था, इसके पावर आ गया, बढ़ गया, यानी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा कह रहा है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज ए सब्सटेंस दैट, ऑक्सीकारक एजेंट वो सब्सटेंस है जो एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, तो जी हाँ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। ऑक्सीडाइज डोनेट करता है तो नहीं, डोनेट तो हमारा नहीं करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डोनेट नहीं करता। गेट रिड्यूस, हाँ वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लेता है एंड रिड्यूस होता है, अपचायक हो जाता है, यानी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। एक चीज़ आप एग्जाम में ध्यान दीजिएगा, यदि आप बहुत कम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, एंड आपको अब तुक्का लगाना है, मारना है, तो आपने प्रेफर करना है ज़्यादा तुक्का नहीं से नहीं लगाना, अगर एक भी नहीं लगाते तो ज़्यादा बेटर है। तो आपने ऑप्शन नंबर क्या करना है, जहाँ पे बोथ दिया हो, नन ऑफ द एबव दिया हो, उसे टिक करके आना। यदि आप 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन बना पा रहे हैं तब आपको यह करना है। यदि आप 25 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन किए तो तुक्का लगाने की आपकी ज़रूरत नहीं है, एक सिर्फ 4 से 5 रिस्क ले सकते हैं, बाकी इससे ज़्यादा रिस्क नहीं लीजिएगा, मेरी मानिए तो उतना में आपका काफ़ी अच्छा रैंक आएगा। व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट वेट ऑफ KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, इसमें हमारा इक्विवेलेंट वेट आपको निकालना पूछा गया। तो हमारा इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो ये देखिए, तो इक्विवेलेंट आपका वेट निकालने के लिए हमारा क्या करेंगे, इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे। यदि हम लोग मॉलिक्यूलर वेट निकालेंगे तो इसका मॉलिक्यूलर वेट यदि हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा, 158 आएगा, ठीक है। तो 158 मॉलिक्यूलर वेट हमारा कितना हो गया, 158। अब हमसे क्या पूछा गया, समतुल्य भार यानी इक्विवेलेंट वेट, तो इसका इक्विवेलेंट वेट डिवाइडेड बाय, ये इसका क्या कर रहा है, 5 इलेक्ट्रॉन देखिए Mn लूज कर रहा है। जब हम लोग ये रिएक्शन करेंगे, अभी जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए अम्लीय माध्यम में KMnO4 को संतुलित भार कितना होगा, संतुलित भार निकालना है। जब ये अम्ल से रिएक्ट करता है तो इसका Mn जो है ना, अभी इसका हम लोग Mn ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे कि Mn का ऑक्सीकरण संख्या कितना है, तो यह अभी हमारा +7 देखने को मिलेगा। जब ये रिएक्शन करता है ना अम्ल में, तो ये क्या बनता है, हमारा Mn2+ एंड 4H2O बनता है, ठीक है। ये रिएक्शन होने के बाद की क्रिया, तो पहले +7 था, अब ये 2 पर आ गया, तो कितना इलेक्ट्रॉन इस ट्रांसफ़र किया, तो बोलिएगा कि 5 इलेक्ट्रॉन इसका ट्रांसफ़र हो गया, तो 5 से डिवाइड दे देंगे, जो आएगा वो हमारा मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा। आई होप आपको कोई डाउट नहीं रहा हो, अगर डाउट है तो कमेंट आपने डेफिनेटली करना है। क्वेश्चन नंबर 20, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन H2O, इसमें आपका ऑक्सीडेशन नंबर बताना है, इसका आंसर आपने सॉल्व करना है एंड कमेंट बॉक्स में बताना है कि करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, इसे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 21, इन द रेडॉक्स रिएक्शन द रिड्यूसेंट इन अ 1, कह रहा है मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया में अपचायक वह होता है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। ऑप्शन नंबर बी आपको कह रहा है गेट रिड्यूस होता है, या फिर क्या करता है, डोनेट इलेक्ट्रॉन। तो जो रिडक्शन होता है, रिडक्सेंट होता है, वहाँ पे हमारा क्या होता है,
वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन को दान दे रहा है, यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, अपचयक हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन देता है, लेता नहीं है, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन देता है और खुद ऑक्सीकरण हो जाता है इसका। क्वेश्चन नंबर 22 हमारा क्या कर रहा है, इन विच ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शन SO2 एक्टिंग एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब निम्न में से कौन सी अभिक्रिया में SO2 एक अपचायक की तरह कर, मतलब अपचायक मतलब वो अपचयित हो जाएगा, घटित हो जाएगा। तो ध्यान देखिए यहाँ पे SO2 है, H2O ये बन रहा है, SO3 बन जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है SO2 है, 2H2S से मिलके सल्फर, इसमें ये क्या हुआ, घटित हो गया, अपचयित हो गया, देखिए टूट गया। सब में आप ध्यान दीजिएगा ना, SO2 इधर भी आ रहा है, SO साथ में आ रहा है, यहाँ भी साथ में आ रहा है, साथ में आ रहा है ना। बट यहाँ पे क्या हुआ, ये अपचयित हो गया, ये सल्फर में बदल गया, तो वो क्या हो गया, उसका अपचायक हो गया, वो अपचयन हो गया। क्या देखिए कह रहा है SO2 स्वयं सल्फर में बदल जा रहा है, ये क्या है SO2 है, फिर ये हमारा किधर बदल गया, तो वो सल्फर में बदल गया, तो ये हमारा क्या हो गया, अपचायक हो गया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। अब हम लोग सेट 3 में आते हैं, यूनिट 3 से इसमें क्वेश्चन है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या है। इससे पहले वाला जो हमारा यूनिट था ना, उसमें ऑलरेडी आपका मेन क्वेश्चन ऑक्सीकरण से बनेगा, तो आपको ऑक्सीकरण थोड़ा अच्छे से करना है, बाकी आपका चल जाएगा और उससे ज़्यादा उसमें कुछ मेहनत नहीं करना है। यूनिट 3 में क्या हमारा स्टेट ऑफ मैटर है, इसमें देखिए क्या है, सॉलिड से क्वेश्चन आएगा जो HCFC है, आगे मैं बताऊँगा। एंड गॉस लॉ से यहाँ से ओनली थ्योरी रहेगा, एक थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप है, मैं आपको आगे बताऊँगा क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फ्लोइंग गैस लॉ एक्सप्लेन बाय द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, मतलब निम्न में से कौन सा गैस नियम गैसों को विसरण को समझाता है, जो गैस का विसरण का नियम था, जो कौन सा लॉ बताता, बॉयल चार्ल्स तो नहीं भैया, ये दोनों तो नहीं है। ग्राहम लॉ, तो जी हाँ ग्राहम लॉ है, जो क्या है ना, हमारे गैसों का जो विसरण है, डिफ्यूजन होता है, रेट ऑफ डिफ्यूजन वो बताया। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन है क्या, गैसों का विसरण कैसे होता है, तो रेट ऑफ डिफ्यूजन जो हमारा होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/√m, यानी बोले तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू हमारा क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है उसके जो उसका जो हमारा आणविक भार है ना, आणविक भार के वर्गमूल होता है, इसके आणविक भार के वर्गमूल। यानी अगर हम लोग m को इंक्रीज करेंगे तो हमारा रेट ऑफ डिफ्यूजन यानी आणविक भार बढ़ेगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन घटेगा, यदि आणविक भार कमेगा तो रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ेगा। इस क्रिया को आप लोग याद रखिएगा। द यूनिट ऑफ वांडरवाल कांस्टेंट, वांडरवाल कांस्टेंट का हमारा यूनिट क्या होता है, तो इसका यूनिट हमारा हो जाता है L² ATM पर मोल हमारा हो जाता है, पर मोल स्क्वायर। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग टिक आउट कर लीजिए फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, या आपका फिजिक्स वाला रूट मीन स्क्वायर वैल्यू नहीं है, ठीक ना, तो उसमें का भी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू इंपॉर्टेंट है। एंड इसमें भी जान लीजिए कि इसमें निकालने का फॉर्मूला क्या, आपसे सीधा फॉर्मूला पूछा गया, तो इसका फॉर्मूला हमारा होता है 3RT√3RT डिवाइडेड बाई m। फिजिक्स वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसने बस आपने याद रखना है यदि पूछ दिया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे यदि हम लोग चले तो कह रहा है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या है, स्पीड पोजेस बाय द मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स, या फिर स्पीड हाईएस्ट स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स, या फिर RMS वेलोसिटी, या फिर एवरेज स्पीड। तो देखिए मोस्ट प्रोबेबल स्पीड मतलब सर्वाधिक संभाव्य वेग जो सबसे ज़्यादा हो, तो ये किस में हमारा होता है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ उसके जो मॉलिक्यूल्स का स्पीड है उसे कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हो जाएगा, उसके मॉलिक्यूल्स की स्पीड। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है दी टेम्परेचर एट विच रियल गैस बिहेव्स आइडियल, किस टेम्परेचर पे हमारा रियल गैस आइडियल बिहेव करता है, तो उस टेम्परेचर को हम लोग बॉयल टेम्परेचर कहते हैं। बॉयल टेम्परेचर पे हमारा जो हमारा आइडियल गैसेस है वो हमारा आइडियल गैसेस बिहेव्स विच टेम्परेचर एट रियल, जो हमारा रियल गैसेस है, जो हमारा रियल गैसेस है वो आइडियल गैसेस की तरह बिहेव करते हैं। कौन से टेम्परेचर पे, तो हमारा बॉयल टेम्परेचर पे बिहेव करते हैं, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 28 विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट पोस्टुलेट ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, निम्न में से कौन सा गैस के गतिज सिद्धांतों का नियम नहीं है, गैस के गतिज सिद्धांतों का नियम कौन सा नहीं है, तो इंटरमोलिकुलर जो फोर्स है ये हमारे गैस का गतिज सिद्धांत नहीं है। कैसे नहीं है, अब आपके मन में क्योरी आएगा, तो क्यों नहीं है, तो गैस का तो गतिज सिद्धांत माना जाता है, वो अणुओं के बीच कोई बल को नहीं मानता, तो ये हमारा कौन नहीं है, तो काइनेटिक थ्योरी का ये अजम्पशन था। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इंटरमोलिकुलर फोर्स, मतलब किसका गतिज का नियम नहीं है, तो इंटरमोलिकुलर। बाकी ये सब जो है
हमारा उसका नियम हो जाता है फ्रेंड्स। बात करें क्वेश्चन नंबर 29 की, तो कह रहा है आपसे वांडर वाल इक्वेशन एप्लीकेबल टू। अभी हम लोग वांडर वाल का कांस्टेंट देखिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि इस टॉपिक से वांडर वाल जो है वही थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वांडर वाल समीकरण कहाँ लागू होगा, तो ओनली ये हमारा रियल गैसेस पे ही लागू होगा। ये हमारा ओनली वास्तविक गैसेस के लिए ही ये हमारा सही है यह समीकरण। आदर्श गैस समीकरण को वास्तविक गैस से व्यवहार के सुधारता है। मतलब सबसे पहले क्या था ना, ये हम लोग किस पे करते थे, तो ये हम लोग आदर्श गैस पे करते थे, फिर उसको मॉडिफाई करके हम लोग किस पे लेके हैं, तो रियल गैस पे लेके हैं। एंड वांडर वाल गैस को हम लोग रियल गैस के लिए ही ओनली यूज करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए। विच प्रॉपर्टी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ स्फेरिकल ड्रॉप, मतलब जो गोल द्रव्य का गोल बूंद बनने के लिए कौन सी विशेषता है, तो द्रव्य का गोल बूंद पृष्ठ तनाव के कारण ही बनता है। तो इसे आपने अच्छे तरीके से पता होना चाहिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर विस्कोसिटी ऑफ अ लिक्विड। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब हमने सरफेस टेंशन जाना, अब बोल रहा है ना कि विस्कोसिटी को हम लोग कैसे मेजर करें, किस यंत्र द्वारा, किस यंत्र का उपयोग द्रव की चिपचिपाहट मापने के लिए किया जाता है। कि उसको मतलब चिपचिपाहट क्या, जो थोड़ा ले जैसा हुआ ना वही चिपचिपाहट। थर्मामीटर से मेजर कीजिएगा, तो नहीं भैया विस्कोमीटर से। तो जी हाँ भैया, विस्कोमीटर है, इसी से हम लोग क्या मेजर करते हैं, वो जो तरलता है मतलब द्रव्य की चिपचिपाहट है, वो हम लोग विस्कोमीटर से ही मेजर करते हैं उसके विस्कोसिटी को। कह रहा है विच टाइप ऑफ क्रिस्टल इज द हाइएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, किस प्रकार के क्रिस्टल का गलनांक सबसे अधिक होता है, तो कोवैलेंट बॉन्ड का गलनांक सबसे ज़्यादा हाई होता है। ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए थे कि ये PYQ में भी आ चुका है। कोवैलेंट बॉन्ड आर स्ट्रॉन्गर, बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, देन यदि बॉन्ड उसका स्ट्रॉन्गर है तो आप उसको गलाने पाइएगा, तोड़ने में आपको ज़्यादा बल लगेगी। यानी डेट मीन्स उसका मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो वो भी हाई होगा। क्यों हाई होगा, क्योंकि उसका कोवैलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है बाकी सभी बॉन्डों से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ क्यूबिक क्रिस्टल इन ए सिस्टम, मतलब क्यूब जैसा क्रिस्टल हमारा कौन बनाता है, तो क्यूब जैसा क्रिस्टल हमारा फेस सेंटर क्यूबिक बनाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सा हमारा क्यूब स्ट्रक्चर बनाता है, FCC बनाता है। ये टाइप ऑफ क्रिस्टल हो जाता है। हम लोग को क्रिस्टल पढ़ना था, टाइप ऑफ क्रिस्टल ये सब, ये 12th का चैप्टर नंबर 1 था ना सॉलिड स्टेट, उससे लिया गया। तो वो कौन सा बनाता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक। यहाँ से एक PYQ में क्वेश्चन आया था यूनिट 1 से, मैं आपको आगे कराऊंगा पैकिंग एफिशिएंसी रिलेटेड। कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग लैटिस हैज द हाईएस्ट पैकिंग एफिशिएंसी, यह आपको पता होना चाहिए। हाईएस्ट पैकिंग एफिशिएंसी हमारा किस में रहता है, तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में बोले तो HCP में हाईएस्ट पैकिंग एफिशिएंसी कितना रहता है, मतलब इसमें कितना भर सकते हैं। पैकिंग मतलब एक कार्टून का डब्बा लीजिए, उसमें कितना अणु हटा सकते हैं, यहाँ पे अणु हटा रहा है, आप उसमें कितना सामान कोच सकते हैं। तो उसका सबसे ज़्यादा रहता है HCP का रहता है, जो 74% रहता है। तो ये आपको अच्छे तरीके से पता रहना चाहिए सबसे ज़्यादा किस में, तो HCP में है। तो ये आपको पता होना चाहिए। कह रहा है HCP एंड FCC हाईएस्ट पैकिंग एफिशिएंसी, एंड इसके साथ साथ यदि HCP आपको नहीं देखने मिले ऑप्शन में, देन आपको FCC टिक आउट करके आना है। क्या पता आपको ये घुमा दे, अब आप बोलिएगा हम तो ये पढ़े थे वो ऑप्शन में ही नहीं, तो क्या टिक करें, तो वहाँ पे FCC रहेगा, देन आपको FCC टिक करना है। यदि FCC और HCC दोनों, HCP दोनों है, देन आपको HCP पे जाना है। ये बात आप पहले याद रखिए। सबसे पहले आपको ये लुक देखना है, ये नहीं रहे तब जाना है FCC में, यदि दोनों रहे तो आपको HC पे ही जाना है। तो ये बात आपको थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब हम लोग आते हैं यूनिट 4 पे। यूनिट 4 में देखिए हमारा क्या क्या पढ़ना है, बोर्स मॉडल पढ़ना है, क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन की हम लोग बात करें तो क्वांटम नंबर रिलेटेड एंड ऑर्बिटल से आएगा। ओनली मेन क्वेश्चन आपका ऑर्बिटल से ही आपको देखने मिलेगा। आगे मैं बताऊँगा किस टाइप का क्वेश्चन है। द एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन बोर्स ऑर्बिट, बोर्स ऑर्बिट में हमारा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या रहता है, तो वो नेगेटिव रहता है। ऑलरेडी हम लोग फिजिक्स के, मॉडर्न फिजिक्स में भी इस चीज़ों को पढ़ना था कि जो हमारा एनर्जी रहता है वो नेगेटिव रहता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक में बंधे होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन जो हमारा रहता है नाभिक के अंदर बंधा हुआ है, तो इसलिए हमारा क्या रहता है, उस पर नेगेटिव चार्ज हमारा देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात किया जाए तो व्हाट इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ 3p ऑर्बिटल, 3p ऑर्बिटल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, तो 3p जो ऑर्बिटल है ना वो हमारे इन सेल में, तो इन सेल में हमारा कितना रहता है उसका क्वांटम नंबर, तो उसमें हमारा 3 रहता है भैया, 3 ही रहता है, तो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 हो जाए। कहने का मतलब है
3p कक्षा किस में आता है, तो वो n सेल में आता है। तो n में हमारा कितना भरा था, तो n में हमारा 3 रहता है उसका, तो इसका क्वांटम हमारा 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या करा है, विच क्वांटम नंबर डिटरमाइन द शेप ऑफ एन ऑर्बिटल, कौन सा क्वांटम संख्या कक्षा का आधार निर्धारित करता है। तो एजोमीथल जो है, एजोमीथल क्वांटम नंबर यही हमारा क्या करता है, इसका शेप को डिफाइन करता है। जैसे हमारा एस होता है, पी होता है, डी होता है, एफ होता है, इसका सबका अपना अपना शेप है। एस का स्फेरिकल शेप है, एक बार पूछा गया था। पी का कैसा शेप है, तो हमारा डंबल शेप है। डी का कौन सा शेप है, तो हमारा डबल डंबल शेप देखने को मिलता है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। एफ का क्या होता है ये आपने कमेंट करके बताना, एफ का कैसा हमारा शेप रहता है, स्फेरिकल, ये सिंगल डंबल, ये डबल डंबल। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एस का कैसा कैसा है। तो मैं बता दिया ये किसके द्वारा आया था, तो ये एजीमुथल के द्वारा हमारा आया था। तो इस चीज़ों को आप याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन 2p सब सेल, 2p सब सेल में कितना रहता है, तो p में भैया हम अभी बताए ना कितना रहता है, 3 रहता है। एंड इसमें इलेक्ट्रॉन जो भरा रहता है ना, ये इलेक्ट्रॉन हमारा 6 को भरा रहता है। एक ऐसे भरा रहता है, एक ऐसे, फिर एक ऐसे, फिर एक ऐसे, फिर एक ऐसे क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज। एंड टोटल 3 सेल रहते हैं। एंड टोटल इलेक्ट्रॉन जो फिल रहते हैं हमारे वो 6 रहते हैं। तो कितना सेल हमारा कक्षाएँ कितना है, तो इसमें हमारा 3 कक्षाएँ होती है। यहाँ पे देखिए लिख भी दिया, एक +1 0 एंड हमारा +1 रहता है। तो इस तरीके से हमारे रहते हैं कक्षाएँ बने हुए। नेक्स्ट बात करें तो व्हाट इज द स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ अ इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग क्लॉकवाइज, यदि क्लॉकवाइज घूमेगा तो हमारा स्पिन क्वांटम नंबर क्या होगा, तो क्लॉकवाइज बोले तो हाफ होगा, एंड एंटी क्लॉकवाइज बोले तो हमारा -1/2 होगा। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि ऐसे 3 कक्षा है। तो ये जब ऐसे इलेक्ट्रॉन इसमें भरा ना, यानी +1/2 भर गया। यदि ऐसे भरा ना, यानी -1/2 भर गया, यानी एक में को 2 को घुसा के रखते हैं एंड एक को इधर करते हैं तो एक को इधर, यानी इसका पैर इधर तो इसका पैर इधर, ऐसे करके हम लोग फिल करते हैं। ऐसे ऐसे ये हमारा फिल किया जाता है। तो ये तरीका है। क्लॉकवाइज बोला तो +1/2 हो गया, एंटी क्लॉकवाइज यानी नीचे घुमा के रख दिए तो -1/2 हमारा हो गया। तो इस तरीके से हम लोग फिल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा बोल रहा है दी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेल इज गिवन बाय, मैक्सिमम नंबर ऑफ सेल कैसे करते हैं, तो 2n²। एन क्या है, तो नंबर ऑफ सेल है। आपसे पूछ सकता है सेल नंबर 10, 15, 20, 5, 3, 4 ऐसे पूछा, 25 नहीं जाता है भैया। तो एन की जगह आपको 1, 2, 5, 6 रहेगा। तो आपको इस फार्मूला से कैलकुलेट करना है सेलों में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब उस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, उसमें कितना इलेक्ट्रॉन हटा सकते हैं। तो इस फार्मूला से हम लोग निकालते हैं। एन क्या है, तो एन इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये चीज़ आपको एग्जाम में देगा कि इतना उसका नंबर है, देन बताइए कितना इलेक्ट्रॉन इसमें हम लोग रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, अकॉर्डिंग टू द अबो प्रिंसिपल विच ऑर्बिटल इज फिल्ड फर्स्ट, मतलब अबू प्रिंसिपल नियम के अनुसार सबसे पहले कक्षा किस में बढ़ता है, तो हम लोग का 1s2 देखे नहीं, ये 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 4s2। तो पहले हमारा कितना आता है, पहले हमारा 1s आता है, देन हम लोग 2s, यानी सबसे पहले फर्स्ट में बढ़ेगा, देन सेकंड, देन फोर्थ, ऐसे हम लोगों का जाता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़े ना, वो याद कीजिएगा ना, आराम से मार दीजिएगा। कह रहा है विच ऑर्बिटल विल फिल्ड आफ्टर 3p, 3p के बाद किस में रहता है, तो याद कीजिए 1s2, 2s2, 3s2, 3p, 3p6, फिर हमारा क्या आता है 4s2, यानी 4s हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे। अकॉर्डिंग टू द पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल, पॉली अपवर्जन सिद्धांत के अनुसार 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव अ सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर, तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं। 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव अ सेम सेट ऑफ, कैन हैव अ सेम सेट ऑफ क्वांटम नंबर, कहने का मतलब है दो दो जो कहने का मतलब है ना, जैसे देखिए किसी भी परमाणु में 2 इलेक्ट्रॉन की सभी 4 क्वांटम संख्या एक जैसे नहीं होती। जैसे एक हम उल्टा रखें, एक इधर रखें, तो दोनों सेम नहीं रहेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, नो 2, यानी दोनों, पहला ऑप्शन बोला कि 2 दोनों सेम रहेगा क्वांटम नंबर, तो जी नहीं भैया, दोनों इलेक्ट्रॉन का सेम नहीं रहेगा। नो 2 यानी 2 तो रहता है लेकिन दोनों का सेम नहीं रहता। अभी मैंने आपको दिखाया था ना बना के। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन N2 - N2 - में टोटल नंबर ऑफ कितना है, 5 होगा, 7 होगा, या फिर आपका ऑप्शन नंबर 9 होगा, या 7 होता है। तो हम लोग नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन का कितना होता है, आप बोलिएगा 7 होता है। अब जरा आप ध्यान से देखिए ये क्या किया, नाइट्रोजन का तो 7 होता है, ये कांड करके बैठा। क्या कांड किया, 2 रुपया किसी से कर्जा लिया, तो अब टोटल इसके पास कितना हो गया, तो टोटल इसके पास आप बोलिएगा 9 हो गया। तो करेक्ट आंसर ये हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 45 कर रहा है व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ किसका कर रहा है, कैल्शियम।
कैल्शियम का हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा हमारा, यह बताने। एक चीज़ थोड़ा गलती, यहाँ पे कैल्शियम नहीं लिखाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे कैल्शियम रहेगा तो ये हमारा जेड नहीं रहेगा, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया, तो इसको आपने सही कर लेना। यहाँ पे जेड नहीं लिखा रहा है, कैल्शियम हमारा सी से डिनोट करते हैं, तो हमारा कैल्शियम का आपको बताना है। तो कैल्शियम का करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2। यदि हम लोग इलेक्ट्रॉन को भी ऐड करेंगे तो ध्यान से देखिए, दो दो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 4 हमारा 10 हो गया, 10 हो गया, 10 2 12 हो गया, 12 6 18 हो गया, और 18 2 हमारा 20 हो गया। तो कैल्शियम सी हमारा 20 होता है, तो 20 हमारा हो गया। लिखने का तरीका देखिए, 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6 एंड देन हमारा 4:2 आता है। तो इसी में पूछता है कि 1s के बाद क्या होगा, 2s के बाद क्या होगा। तो ये हम लोग अब्बू प्रिंसिपल में जाने थे कि कैसे हम लोग करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इसे मॉडिफाई करना, जेड नहीं है, कैल्शियम सी हमारा यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो एक्टिविटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपका फेवरेट क्वेश्चन है बोलिए तो। यहाँ से फिजिक्स में भी एंड आप में भी क्वेश्चन आता है। फिजिक्स में पूछें कैसे आता है, तो फिजिक्स में एक्चुअली देखिए, जब हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आपको 3-4 वीडियो इसके रिगार्डिंग कराए हैं वन शॉट, तो वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो उसे जरूर कीजिएगा। टाइप ऑफ रेडिएशन से आपका थ्योरी आएगा, इससे भी थ्योरी रहेगा। हाफ लाइफ न्यूमेरिकल, आइसोटोप थ्योरी, ये दोनों आइसोटोप एंड हाफ लाइफ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी हम लोग क्लियर करेंगे। कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन, निम्न में से कौन सा नाभिकीय विकिरण का प्रकार नहीं। तो अल्फा निकलता है, बीटा निकलता है, गामा निकलता है, कौन नहीं निकलता है, तो इंफ्रारेड नहीं निकलता है भैया, नाइट विजन कैमरा के लिए हम लोग यूज करते हैं। कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, कह रहा है अल्फा पार्टिकल कंसिस्ट ऑफ, अल्फा पार्टिकल में क्या रहते हैं। तो अल्फा पार्टिकल में ऑलरेडी आपको काफ़ी अच्छे तरीके से बताया, 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं एंड 2 प्रोटॉन रहते हैं। दोनों इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को जोड़ दीजिए, इसका मास नंबर 4 आ जाएगा, एटॉमिक वेट। अल्फा पार्टिकल कहने का मतलब है हीलियम न्यूक्लिया, यानी 4H2, यानी एटॉमिक भार इसका कितना हो रहा है, 4 हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 2 प्रोटॉन जोड़ के। तो ये ऑलरेडी आपको कराया गया था, ऐसे प्रश्नों को काफ़ी तेज़ी से आंसर देना। हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट इन 10 days आफ्टर 30 day, वाट इज द फ्रैक्शन रिमेन। कहने का मतलब एक रेडियो धर्मी तत्व है, ठीक है, अर्ध जीवन मतलब उसका पहले ही 50 दिन है ना, ये मतलब ये 10 अगर बोले अर्ध जीवन इसका 2 है ना, तो ये 2 दिन बाद 25 बचेगा, तो यही होता है अर्ध जीवन, आपको पता होगा। तो 10 दिन में 10 दिन उसका अर्ध जीवन है, तो पूछ रहा 30 दिन बाद बचाइए वो कितना बचेगा। तो आपको मैंने एक फार्मूला बताया था कि फार्मूला से बनाइए, या फिर मैंने आपको सिंपल सा ट्रिक बताया था कि बोला ना 30 दिन में कितना बचेगा। तो आप कुछ नहीं करना था, हमारा 30 दिन में कितना बचेगा डिवाइडेड बाई 10, 10 क्या है हमारा हाफ लाइफ है ना, तो इससे इसको डिवाइड दे देंगे, कितना आएगा 3 आएगा। तो कुछ नहीं, 1/2 के पावर 3 कर देंगे, 3 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/8 भाग ही हमारा बचे। करेक्ट आंसर 1/8 हो। कुछ नहीं करना, अर्ध लाइफ दिया ना, अर्ध लाइफ से डिवाइड देना है। कितना दिन पूछा, सबसे पहले बोला 30 दिन बाद, तो 30 लिखिए, कुछ मत कीजिए, ठीक है। डिवाइडेड बाय कितना अर्ध जीवन है, 10 है, काट दीजिए, कितना आया बोलिएगा कि 3 आया, तो 1/2 के पावर 3 कर दीजिए, आपका आंसर निकल गया। फॉर्मूला से ही बना सकते हैं। कह रहा है विच लॉ डिस्क्राइब द डीके ऑफ रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस, रेडियो धर्मी तत्वों से क्षय को कौन सा नियम दर्शाता है। तो उसको रेडियो एक्टिविटी डीके दर्शाता है। बॉयल से गार्डो गया भैया, ये सब यूनिट 1-2 में था, तो इसको अब मारिए गोली, रेडियो एक्टिविटी डीके ही बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50 देखिए हमारा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर जनरेटर, न्यूक्लियर पावर जनरेटर में हम लोग किसका उपयोग करते हैं। तो हम लोग किसका उपयोग करते हैं, नाभिकीय फिजन का, बोले तो नाभिकीय विखंडन, हिंदी में बोले तो नाभिकीय विखंडन का प्रयोग करते हैं। मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से बताया था, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, यही सेम चीज़ हमारा परमाणु बम में भी होता है, बोले तो एटॉमिक बम में भी हमारा क्या होता है, नाभिकीय फ्यूजन होता है, फिजन होता है। अगर बात करें फ्यूजन की, ऑप्शन नंबर बी की, तो ये हमारा हाइड्रोजन बम में होता है, जो ये नहीं अभी कुछ समय पहले ये साउथ कोरिया वाला फोड़ा था, अभी नहीं काफ़ी टाइम हो गया, 1 और 2 ईयर। एंड जो हमारा सूर्य से गर्मी आ रहा है, वहाँ भी हमारा न्यूक्लियर फ्यूजन ही हो रहा है। तो अगर पूछा जाए सन में या फिर हाइड्रोजन बम में क्या होता है, देन आपको टिक करना है न्यूक्लियर फ्यूजन। एंड जो हम लोग बिजली बनाने के लिए उपयोग करते हैं, बम फोड़ते हैं जो परमाणु बम, वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं नाभिकीय
विखंडन का। एक विखंडन एक संलयन होता है, ठीक है। आई होप आप क्लियर हुआ, ऑलरेडी ये डिस्कस कर चुका है। एंड यूज किसका करते हैं, तो यूरेनियम 235 का करते हैं, ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 15, विच पार्टिकल हैज अ नो चार्ज एंड हाई पेनिट्रेटिंग पावर। कहने का मतलब कौन सा कण बिना आवेश का होता है, यानी उस पर कोई आवेश नहीं होता और वो काफ़ी शक्तिशाली वेदन क्षमता, मतलब यहाँ से रखें छेद के चीर के निकल जाएगा। तो नाम से ही पता है, गामा। गामा इसको अच्छा से याद कर लीजिए, वो कौन है, तो वो गामा है। ये क्या है, तो एक इलेक्ट्रॉनों में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है। एंड ये क्या रहता है, न्यूट्रल होता है। एंड पेनिट्रेटिंग पावर डीपली है, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा डीपली। आप लोग ने क्या कीजिएगा ना, सिर्फ एग्जाम देने से पहले ना ये वाला चीज़ PDF का डाउनलोड करके बस पढ़ के एक एक लाइन का चले जाए। जितना भी हमारा वन शॉट का सेशन है ना, एंड चैप्टर वाला सबका एक्सप्लेनेशन कल पढ़ लीजिएगा एक बार रीडिंग डाल के, एंड आराम से एग्जाम में जाइएगा, बहुत हेल्पफुल होगा। कह रहा है अ रेडियो एक्टिव element has half life of 5 year in 15 year the amount will be reduced। मतलब किसी रेडियोधर्मी तत्व का अर्ध जीवन कितना है, 5 है। 15 वर्ष बाद मात्रा कितना बचेगा, तो कुछ नहीं करना, 1/2 लिखना है। पावर कितना, अर्ध जीवन आपसे कितना साल बाद पूछा गया, तो 15 साल बाद। अर्ध जीवन कितना है, तो 5 है। 5 से कट गया 3, 1/2 के पावर 3 आ गया, 1 कितना, 1 हमारा 8 आ जाएगा। करेक्ट आंसर देखिए, सेम इसका भी आंसर 1/8 आ गया। तो ट्रिक यही अपनाना, आइदर आप फार्मूला आपको बताया गया है तो आप फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये PYQ का क्वेश्चन आइसोटॉप का, इसलिए मैं बोला था कि यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए। कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग आर आइसोटॉप्स, मतलब निम्न में कौन आपका आइसोटॉप है। तो आइसोटॉप का कंडीशन क्या कहता है, हमने उसे पता होना चाहिए। तो परमाणु संख्या समान एंड परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न, यानी उसका परमाणु संख्या समान होना चाहिए एंड परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न। तो ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट आंसर है। समझिए कैसे, तो यहाँ पे 6 है एंड ये हमारा 12 है। एंड दूसरा अगर हम लोग बात करें तो वो भी हमारा कार्बन 6 है एंड 14 है। तो जो हम लोग बात करें यदि इसके एटॉमिक नंबर की, तो एटॉमिक नंबर परमाणु संख्या ये भी 6 ये भी 6, यानी परमाणु संख्या समान। परमाणु द्रव्यमान, तो परमाणु द्रव्यमान इसका तो 12 कह रहा है, इसका तो 14 कह रहा है, दोनों डिफरेंट है। तो ये हमारे समस्थानिक होते हैं, आइसोटॉप्स होते हैं। हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी काफ़ी समस्थानिक के बारे में देखें, तो एक बार उस सेशन को भी कंप्लीट जरूर कीजिए। कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट। निम्न में कौन आपका एक कृत्रिम रेडियोधर्मी तत्व हो जाता है। तो कृत्रिम रेडियोधर्मी तत्व की यदि हम लोग बात करें तो हमारा टेक्नीशियम हो जाता है। टेक्नीशियम हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बाकी सब जो हमारा ये हमारा नेचुरली हमारा क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो पोलोनियम हो गया, थोरियम हो गया, यूरेनियम हो गया, तो ये सब हमारा नेचुरली होता है। बट इसे हम लोग कृत्रिम, इसे हम लोग खुद से बनाए हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर C यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन नंबर हमारा है फ्रेंड्स 55। कह रहा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मैक्सिमम फॉर विच एलिमेंट। प्रति न्यूक्लियाई बाइंडिंग ऊर्जा किस तत्व की सबसे अधिक होती है। सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व का होता है, तो सबसे ज़्यादा आयरन का रहता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको ऑलमोस्ट 2 से 3 बार कराया, तो प्लीज़ ध्यान दीजिएगा ये, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब हमारा वो सेट भी कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आते हैं यूनिट 6 पे। टोटल 14 यूनिट्स है, तो आज हमें 14 का 14 यूनिट्स को एक बार में कंप्लीट करना है। एंड जितना भी क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग इंपॉर्टेंट कर रहे हैं। चैप्टर वाइज ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं पहले। कह रहा है इसमें हमारा क्या है, टाइप ऑफ बॉन्ड है, ऑक्टेट रूल के बारे में है, हाइब्रिडाइजेशन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा। एंड अगर क्वेश्चन की बात करें तो हमारा किससे रहेगा, थोड़ा टाइप ऑफ बॉन्ड से 1-2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा एंड बॉन्ड शेप। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए हमारा क्या कह रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड शो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। मतलब इसमें से जो कंपाउंड कौन सा हमारा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, मतलब बोले तो समयावी बंध को बताता है। तो NH4 जो है हमारा ये कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को बताता है। तो NH4 हमारा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होगी। आप बॉन्ड के टाइप को अच्छे तरीके से याद रखिए, आयनिक बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड है, ये सब आपको बताया गया। तो उसे आपने अच्छे से ध्यान देना है। कैसे ये हमारा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड होता है, तो ध्यान दीजिए। NH4 जो प्लस है, N का लोन पेयर H प्लस इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दान दे रहा है, यानी कोऑर्डिनेट कर दे रहा है, दे रहा है। तो डेट्स वाई हमारा क्या बन गया, समावयवी बंध बन जाता है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर यदि 57 पे आते हैं तो ये हमारा कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ ए लीनियर मॉलिक्यूलर शेप। यहीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन काफ़ी अच्छे तरीके से पूछा जाता है। बताइए CO2 का जो बंध है
उसका मॉलिक्यूलर शेप लीनियर किसका है। कभी कभी एग्जाम में आपसे ऐसा क्वेश्चन आएगा CO2 का शेप कैसा है, उसका बॉन्ड एंगल कैसा है, तो ये लीनियर बंध बनाता है एंड ये बंध एंगल इसका 180 डिग्री रहता है क्योंकि लीनियर शेप है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, CO2। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स। मैंने टोटल आपको 6 से 7 ऐसे बॉन्ड दिए थे, कंपाउंड दिए थे, देन उसका मॉलिक्यूलर शेप दिए थे एंड उसका हम लोग क्या दिए थे, बॉन्ड एंगल दिए थे एंड हाइब्रिडाइजेशन साथ में दिया गया था। तो उस टेबल को एक बार कल देख के जाइएगा क्योंकि आपसे एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन रहेंगे। विच मॉलिक्यूल शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको किस में देखने को मिलती, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको देखने को मिलेगा H2O में हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहते हैं एंड H2 शो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। क्यों शो करते हैं, ड्यू टू हाई पोलरिटी ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। इस पे लोन पेयर, जब हम लोग इसको स्ट्रक्चर वाइज शो करें तो इस पे हमारा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, जिसके कारण यह बंध हमारा बहुत मजबूत हो जाता है। बोले तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच बंध सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड हमारा स्ट्रॉन्ग होता है। What is the shape of CH4 molecules according to विस्पर थ्योरी। तो विस्पर थ्योरी के साथ हमारे CH4 का जो मॉलिक्यूल्स का शेप क्या है, तो ये जो शेप हमारा बनता है, ये शेप हमारा बनता है टेट्राहेड्रल बनता है। टेट्राहेड्रल, इसका बॉन्ड एंगल, ये सब ऑलरेडी डीपली आपको पढ़ाया गया है, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को जरूर देखें एंड बॉन्ड एंगल को याद कर लीजिए। एग्जाम में पूछेगा शेप क्या है, बॉन्ड एंगल क्या है, ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। कह रहा व्हाट इज द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज प्रेजेंट इन NH3। NH3 में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, तो NH3 में हमारा sp3 है। क्यों sp3 है ये भी आपको बताए थे ना। तो इस पर हमारा एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, देख 3 को तो ये बंद बना देगा, देखिए NH3 बन रहा है ना, तो 3 तरफ तो हाइड्रोजन लग गया एंड इधर हमारा एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है, इस लोन पेयर के कारण sp3 बनता है। एंड अब आप बताइए कि इसका शेप क्या है एंड बॉन्ड एंगल क्या है, ये आपको हम कराए हैं तो आपको पता रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 61, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ अ डाइपोल मोमेंट। मतलब निम्न में किसमें द्विध्रुव आघूर्ण होते हैं, तो डाइपोल मोमेंट हमारा H2O में देखने को मिलेगा एंड ये जो डाइपोल रहते हैं ना, ये सिमेट्रिक बेंड रहते हैं, मतलब हल्का सा झुका हुआ रहता है। तो आपको ये नहीं पूछेगा, ये डीपली इतना एक्सप्लेनेशन नहीं जानिए, बट लेकिन जानिए कि हमारा डाइपोल मोमेंट किस में रहता है, तो हमारा ये सिमेट्रिक रहता है एंड वो H2O में हमें देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 62 आपका कह रहा है दी बॉन्ड NaCl। मतलब NaCl में कौन सा बॉन्ड है, तो ये भैया आयनिक बॉन्ड है। क्यों, क्योंकि Na+ जो है अपना इलेक्ट्रॉन Cl को दे रहे हैं, यानी आयन का दान हो रहा है, तो ये हमारा आयनिक बॉन्ड बन गया। ये सभी बॉन्ड क्या है ना, एक एक बार सबको देख लीजिए। मेटालिक बॉन्ड किस में रहता है, तो जो आयनिक बॉन्ड है ना वो किस में बनेगा, मेटल है, एक नन मेटल में बनता है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। सोडियम हमारा क्या है, मेटल है। ये हमारा क्लोरीन क्या था, नन मेटल था, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया। तो ये जो कंडीशन है आपको काफ़ी अच्छे तरीके से, मैंने केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट है ना सब में अच्छे तरीके से बताया, तो आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब कौन इनमें से कोवैलेंट टाइप का बॉन्ड नहीं है, कोवैलेंट में नहीं आता। तो सिग्मा आता है, पाई आता है। एक क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे डबल बॉन्ड है, इसमें कितना सिग्मा बनेगा, कितना पाई बनेगा। ट्रिपल बॉन्ड है, कितना सिग्मा बनेगा, कितना पाई रहेगा। एक क्वेश्चन इसको थोड़ा अच्छे से कवर कीजिएगा, बताए हैं तो एक बार थोड़ा इसको रिवाइज करके कल देख के आप एग्जाम में जाइएगा। एंड टाउ की बात करें तो ये टाउ कोई टाइप का बॉन्ड नहीं है, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यही रॉन्ग नंबर यहाँ पे घूम रहा था, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यदि 64 की बात किया जाए तो दी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एक्सप्लेन। मतलब आणविक कक्षा सिद्धांत, जिसे हम लोग इमो थ्योरी बोलते हैं, किसका व्याख्या करता है। तो देखिए जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच बॉन्ड जो बन रहा है, बंध जो बन रहा है, उसके बारे में अच्छे तरीके से किस में एक्सप्लेन किया गया। तो इमो थ्योरी में क्या एक्सप्लेन किया गया, तो अणुओं के बीच का बंध, विरोधी बंध, कक्षाओं की व्याख्या, मतलब दोनों के बीच बॉन्ड जो बन रहा है, एंटी बॉन्ड बन रहा है, ऑर्बिटल बन रहा है, तो इस वो सब हम लोग किस में पढ़ते हैं, कौन सा थ्योरी बताता है, तो हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूल्स में हम लोग उन सभी चीज़ों को पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं। व्हाट इज़ द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 मॉलिक्यूल्स। N2 मॉलिक्यूल्स में हमारा बॉन्ड ऑर्डर कितना रहता है, तो N2 हमारा ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, तो करेक्ट आंसर हमारा देखिए 3 होगा, नीचे है ऑप्शन, तो करेक्ट आंसर इसमें हम बात करें तो 3 होगा। नेक्स्ट हमारा सेट आ जाता है एसिड बेस एंड साल्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह, देखिए ना, इसमें का मोस्ट ऑफ पार्ट हम लोग 9th-10th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बस थोड़ा सा अपडेटेड है एंड थोड़ा सा हम लोग को अपडेट हो जाना है इसके हिसाब से।
कवर इसमें हम लोग क्या क्या करेंगे, तो हम लोग मॉडर्न कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो आपको आगे पढ़ना है। पीएच एंड ओएच, यहाँ से आपका क्या रहेगा, पीएच वैल्यू निकालने के लिए आपसे न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, बहुत कम चांसेस है, बाकी पूछा जा सकता है। फिर पीएच एच को मेजर कैसे करते हैं, यह रिलेटेड आ जाएगा। फिर सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किसका है, किसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है, बफर क्या है हमारा, साल टाइप का। ये जो जितना टॉपिक लिख रहे हैं एक भी अक्षर आपके सिलेबस से बाहर नहीं है फ्रेंड्स। तो यह वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है वाला। और यह बात आप कल आप आके खुद कमेंट कीजिएगा इससे क्वेश्चन था या नहीं था। क्वेश्चन नंबर हमारा 66 कह रहा है, अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस थ्योरी एसिड इज सब्सटेंस दैट, मतलब आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार अम्ल वह पदार्थ है, देखिए अम्ल है, क्षार है, तो इसका कोई ना कोई लोग डिफिनीशन दिए, तो आर्हेनियस डिफिनेशन दिए, तो उनके अनुसार से अम्ल क्या है, तो अम्ल वो आयन होते हैं जो जल में घुल के H+ आयन देते हैं। तो H+ आयन ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है, तो वो H+ आयन देते हैं। कभी कभी एग्जाम में आपको कंपाउंड दे तो आप उसको ब्रेक करके देखिएगा ना, जब उसको तोड़िएगा देखिए कहीं से भी H+ निकल रहा है, H+ निकला तो वो एसिड होगा। यदि तोड़ने से OH आयन निकला ना भैया तो पकड़ लीजिएगा, अच्छा तुम बेस है। तो इन चीज़ों को आप आइडेंटिफाई कीजिएगा, एग्जाम में वैसे भी क्वेश्चन हो सकते, जरूरी नहीं कि आर्हेनियस वाला पूछे। थोड़ा सा अपने माइंड को लगाना, आर्हेनियस ये बताया तो उससे क्या बताया, एक क्वेश्चन को दूसरे से आपको लिंक करने आना चाहिए, तभी आप एग्जाम निकाल पाएंगे। इजी और हार्ड नहीं, आपको लिंक करना आना चाहिए। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज अ लुई बेस, मतलब निम्न में कौन लुई क्षारक है, तो लुई क्षारक कौन है, पहला ऑप्शन HCl, सेकेंड ऑप्शन NH3, थर्ड ऑप्शन हमारा H2SO4 एंड फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो CO2। तो हमारा लुई क्षारक की बात करें यदि लुई क्षारक तो हमारा NH0 होता है, क्यों होता है, तो लोन पेयर क्या है, ये डोनेट कर रहा है, यानी लुईस बेसिक क्या कर रहा है, लोन पेयर को अपने दान दे रहा है, तो डैट मीन्स ये हमारा लुई बेस हो गया। वो जो लुई वाला पढ़े थे जी 10वां में, ऐसे ऐसे बिंदु बिंदु बना के बॉन्ड शेयर करते थे, तो ये लोन पेयर दो को दे रहा है, तो लुई बेस हो गया हमारा। NH3 क्या है, ऐसे भी बेस है, और लुई हमारा लुई स्ट्रक्चर से दो को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो लुई बेस बन गया मिला के। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पीएच ऑफ अ न्यूट्रल सॉल्यूशन, न्यूट्रल सॉल्यूशन का पीएच वैल्यू क्या होगा। बस देखिए ये क्या क्या 25 डिग्री सेल्सियस, अब आप बोलिए 25 डिग्री सेल्सियस तो हम सुने नहीं थे, तब इसमें नहीं भटकिए, न्यूट्रल का पीएच वैल्यू 7 होता है, तो 7 मार के आना है, भटकना नहीं है भैया। एग्जाम में आपको भटकाने के लिए ऐसे बहुत चीज़ करेगा। तो ये H+ आयन OH- आयन दोनों में सेम रहता है, H+ आयन बोले तो 10⁻⁻7, OH माइन, तो ये जो दोनों चीज़ें ना एक ही है। एक क्वेश्चन आएगा ना जिसमें 10⁻⁻14 होगा, हम बताएंगे कैसे आएगा। एक क्वेश्चन आपका एग्जाम में नहीं छूटने देंगे। आपका फिजिक्स केमिस्ट्री में डर था ना, आप लोग का हम चैटिंग पढ़ रहे थे ग्रुप में, आप लोग मैसेज कर रहे थे फिजिक्स केमिस्ट्री का डर लग रहा है, एक भी डर नहीं होगा, कल आप एग्जाम में देखिएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग साल्ट फॉर्म बेस सॉल्यूशन इन वाटर, मतलब निम्न में से कौन सा लवण जल में क्षारीय विलय देता है, तो जल में क्षारीय विलय हमारा कौन देता है, तो Na2CO3 देता है, कार्बोनेट है। क्या करता है ना, ये जल में OH- देता है, क्या करता है हमारा, जल से हमारा क्या ले लिया, H2O मिल रहा है ना, इधर से CO3 है, तो ये मिल के हमारा क्या करता है, OH हमारा क्या करता है, निकलता है। बाकी किसी में लग रहा है कि आपको OH निकलेगा, नहीं निकलेगा, इसी में हमारा निकलता है टूट के ब्रेक हो के, यानी वो हमारा क्या रहता है, क्षारीय रहता है। देखिए आ गया ना, PH+ POOH, यानी H+ में एंड OH में, तो यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन में हम बोले थे ना, H+ कितना है 10⁻⁻7, OH कितना है 10⁻⁻7, 10⁻⁻7 प्लस 10⁻⁻7 कितना हो जाएगा, तो 14 हो जाएगा ना, यानी इसका मान कितना हो जाएगा हमारा, तो इसका मान हमारा 14 हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाए। 10⁻⁻7 देखें एक्सप्लेनेशन में भी सेम बात लिखा हुआ, तो ये जुड़ के कितना हो जाएगा, तो जुड़ के हमारा POH कितना हो जाएगा, तो ये हमारा 14 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स। 25 डिग्री ऐसे घुमाने के लिए लिखा है, ज़्यादा उस पर ध्यान मत दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए 71 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या करा, अ बफर सॉल्यूशन इज वन डैट, मतलब बफर विलियन वो होता है जो क्या होता है, तो वो रजिस्ट करता है इन चेंज इन पीएच, मतलब उसका जो जो पीएच वैल्यू वो आगे पीछे कम रहा बढ़ रहा है, तो उसको रोकने के लिए कुछ चाहिए, तो वो हमारा बफर सॉल्यूशन है जो क्या करता है, रेसिस्ट करता है, परिवर्तन का विरोध करता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या है, बफर जो है ना छोटी मात्रा में अम्ल या क्षार जोड़ने पे पीएच स्थिर बनाए रखता है, यानी
कि देखिए पीएच को आपको एक जगह कांस्टेंट रखना है, यानी एसिड बढ़ते जाएगा तो बेस मिलाते जाइए, बेस बढ़ते जाएगा तो एसिड मिलाते जाइए। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा ना, आपको एक ट्रिक बता रहे हैं, यदि आप कोई देखिए घर में कोई चींटी बिढ़नी जो छोटा छोटा जो फ्लाइंग करने वाला येलो रहता है ना, यदि वो काटेगा तो उसके डंक में एसिड रहता है, उसके जगह पे आप कोई भी बेस ले लीजिए, इनो लेके लगा लीजिए। यदि मधुमक्खी काटता है ना, इनो लीजिए तुरंत लगाइए, एक बूंद नहीं फूलेगा, नहीं आपको थोड़ा सा पेन होगा। बेकिंग सोडा लेके लगा लीजिए, कुछ नहीं होगा। या फिर वो भी कुछ नहीं है तो घर में सरफ होगा ना, सरफ को आप गर्म कर दीजिए, गर्म करने से क्या होगा, वो बहुत ज़्यादा क्षारीय और ज़्यादा बन जाएगा। एंड उसके बाद क्या कीजिए, कहीं भी बिढ़नी इढ़नी या फिर आपका मधुमक्खी ये सब काट लेता है, तुरंत लगाइए। एक थोड़ा सा भी दर्द नहीं होगा, नहीं जलन होगा, नहीं फूलेगा। क्योंकि क्या है, जो हमारे चींटी एंट है उस सब के डंक में या फिर जो आपका मधुमक्खी एसिड रहता है, आप उस पर बेस लगा दीजिएगा, तो एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू न्यूट्रल। आप मज़े में खुश रहिए, मज़े कीजिए। बहुत ईजी तरीका है, केमिस्ट्री से हमारी लाइफ ईजी होती है, बस हमें यूज करना आना चाहिए। विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ वीक एसिड, वीक एसिड कौन सा है, तो वीक एसिड हमारा CH3COO। जैसे जैसे इसमें CH बन बढ़ते जाएगा ना, वैसे वैसे ये हमारा वीक एसिड फ्रेंड्स होता जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो प्रश्न नंबर हमारा 73 क्या कर रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ द हाइएस्ट पीएच, सबसे ज़्यादा पीएच हमारा किस में होता है, विनेगर में, लेमन जूस में। तो ये सब देखिए एसिडिक चीज़ है, इसमें ज़्यादा नहीं रहता, लेकिन इनोएज ये क्या है ना, सबसे ज़्यादा पीएच है, प्रॉक्स इसका 14 के पास चला जाता है, बहुत 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 अधिक क्षारीय है, बहुत ज़्यादा यह बेस है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 74 है, कह रहा है दी साल्ट फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग एसिड एंड ए स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब मजबूत लवण और मजबूत क्षार की अभिक्रिया से बनने वाला कैसा लवण है, तो क्षार प्लस मतलब एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू न्यूट्रल बनेगा। जाहिर से भैया स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस बेस मिलके क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हमारा साल्ट बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दी स्ट्रेंथ ऑफ एसिड रिप्रेजेंटेड बाई, एसिड का स्ट्रेंथ हम लोग किस में रिप्रेजेंट करते हैं, तो PaK में करते, जो आगे बताया था ना किस में मेजर करते, तो पता चलता है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, कितना कमज़ोर है, कितना शक्तिशाली, उसमें मेजर करते हैं। फ्रेंड्स अभी तक हम लोगों ने 75 MCQ को कंप्लीट किया, जिसमें हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट देखा, जहाँ से न्यूमेरिकल को पढ़ा, रेडॉक्स रिएक्शन से हम लोग क्वेश्चन किए, स्टेट ऑफ मैटर से किए, एटॉमिक स्ट्रक्चर से किए, रेडियो एक्टिविटी से न्यूमेरिकल किए, केमिकल बॉन्डिंग किए, एसिड बेस एंड साल्ट से किए, तो सभी से न्यूमेरिकल एंड थ्योरी पूरा कवर किए। PDF चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, अभी जाने की जरूरत नहीं, अभी 75 क्वेश्चन और बाकी है फ्रेंड्स। जस्ट हम लोग क्या करते हैं, 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग हो गया एंड मोबाइल भी हीट होते जा रहे हैं। क्या करते हैं हम लोग, एक काम कर रहे हैं ना, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जस्ट इसके 5 मिनट के अंदर फिर से हम लोग यह सेशन स्टार्ट करेंगे, जिसमें वॉल्यूमेट्री, केमिकल, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ये सब पढ़ेंगे। ऑलरेडी आपको चैप्टर वाइज हम कराए हैं, ठीक है ना, अभी लेकिन वन शॉट रिविजन अभी 5 मिनट के बाद जस्ट हम लोग करेंगे। तो अभी आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए एंड 5 मिनट का हम लोग मिलकर रेस्ट लेते हैं। कहीं भी किसी भी प्रश्न में डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, हम लोग वो सेशन स्टार्ट करते समय तुरंत क्या करेंगे, सबसे पहले आपको डाउट को क्लियर करेंगे, देन हम लोग इस पर स्विच करेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, अपना रिएक्शन कमेंट दें। कल एग्जाम है तो अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, अच्छी नींद भी लेना जरूरी है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद फ्रेंड्स।